हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेम कुमार और ज्ञानधारा एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप एमसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल जैसे कोल इंडिया की सब्सिडरी के लिए ओवरमैन और माइनिंग सरदार भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो का पहला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट, यानी मिनिमम वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अंडरग्राउंड माइंस। माइंस, अंडरग्राउंड माइंस के अलग अलग जगह पर एयर का मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये दिया हुआ है। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये दिया हुआ है हम लोग को रेगुलेशन नंबर 160 में, 160 रेगुलेशन नंबर में हम लोग को एयर का मिनिमम वेलोसिटी दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, फेस से जो जस्ट पीछे जो इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन होता है, जहां से मेन एयर रिटर्न बन जाता है, तो वहां पे कितना होना चाहिए। अगर डिग्री 1 का माइनस हो या 2 का माइनस हो या 3 का माइनस हो, तो 30 मीटर पर मिनट वहां पे एयर का मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। अगला कंडीशन है फेस से 4.5 मीटर पीछे कितना होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री के लिए 30 मीटर पर मिनट, और थर्ड डिग्री के लिए मिनिमम वेलोसिटी 45 मीटर पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जो डक्ट जहां पे एयर को डिस्चार्ज करता है, उसका आउटबाय में 4.5, उसके आउटबाय से 4.5 7 मीटर पीछे कितना होना चाहिए। 7.5 मीटर आउटबाय ऑफ डिस्चार्ज इन ऑफ एयर पाइप डक्ट, जो एक्जुलरी फैन का यूज करके अगर हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, तो डक्ट के माध्यम से फेस में अगर हवा भेजते हैं, तो उसके आउट बाय एंड में कितना होना चाहिए, 7.5 मीटर पीछे। तो अगर फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री का माइंस है, तो वहां पे मिनिमम 15 मीटर पर मिनट एयर का वेलोसिटी होना चाहिए, और अगर थर्ड डिग्री का माइंस है तो 25 मीटर पर मिनट होना चाहिए एयर का वेलोसिटी। उसके बाद अगला कंडीशन है क्या, एट मैक्सिमम स्पान ऑफ लॉन्ग वॉल फेस, लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पान में कितना होना चाहिए एयर का वेलोसिटी। तो अगर वो माइनस फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री की है, तो 60 यानी 60 मीटर पर मिनट होनी चाहिए मिनिमम एयर वेलोसिटी। और अगर वो माइनस थर्ड डिग्री की है, तो 75 मीटर पर मिनट होना चाहिए एयर का मिनिमम वेलोसिटी लॉन्ग वॉल फेस के मैक्सिमम स्पान के पास। उसके बाद हम लोग इसका मिनिमम, ये तो मिनिमम वेलोसिटी हम लोग पढ़ लिए। अब मैक्सिमम वेलोसिटी एयर का कहाँ कहाँ होना चाहिए डिफरेंट प्लेसेस पे अंडरग्राउंड में। तो मैक्सिमम एयर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो वेंटिलेशन शाफ्ट और फैन ड्रिप, ऐसा शाफ्ट जिसको यूज सिर्फ वेंटिलेशन के लिए होता है, मतलब सिर्फ हवा जा रहा है, मेटेरियल वाइंडिंग या मैन वाइंडिंग नहीं हो रहा है, तो उस शाफ्ट में एयर का मैक्सिमम वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होगा। 15 मीटर पर सेकंड। ये जो मिनिमम वेलोसिटी मीटर पर मिनट में दिया हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। अगर शाफ्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेटेरियल वाइंडिंग, मेटेरियल वाइंडिंग वाले शाफ्ट में, जिसमें सिर्फ मेटेरियल वाइंडिंग होता है, वहां पे एयर का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो 12 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। उसके बाद मैन वाइंडिंग वाले शाफ्ट में, ठीक, मैन वाइंडिंग वाले शाफ्ट और हॉलेज रोडवे में, मैन वाइंडिंग वाले शाफ्ट और हॉलेज रोडवे में कितना होना चाहिए एयर का मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वहां पे 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो अदर रोडवे है, अदर रोडवे, अदर रोडवे में कितना होना चाहिए, अदर रोडवे मतलब ट्रेवलिंग रोडवे, क्योंकि कन्वेयर रोडवे का यहाँ पे दिया हुआ है। हॉलेज रोडवे में 8, कन्वेयर रोडवे में मैक्सिमम कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो अदर रोडवे और क्या बच गया, तो ट्रेवलिंग रोडवे, स्केप रूट, यहाँ पे एयर का वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए 6 मीटर पर सेकंड। और वर्किंग फेस, चाहे डेवलपमेंट हो, डिप्लेयरिंग हो या लॉन्गवाल हो, वहां पे भी 4 मीटर पर सेकंड एयर का मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए। कभी कभी ये जो वेलोसिटी है ना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में तो हम लोग डेटा याद कर लेते हैं, वहां पे मीटर पर मिनट में दे दिया जाता है। तो मीटर पर मिनट में दे दिया जाएगा, तो आप लोग इसको मीटर पर सेकंड को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि कितना हो जाएगा। इसको अगर 60 से हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि एक सेकंड में इतना होना चाहिए, तो 60 से गुना कर देंगे, तो 60 से जितना गुना करोगे तो ये आ जाएगा मीटर पर मिनट में। तो मीटर पर मिनट में ये कितना आ जाएगा, 900 मीटर पर मिनट। अगर बोलेगा कि पूछा जाएगा कि वेंटिलेशन शाफ्ट या फैन ड्रिफ्ट में एयर का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, तो हम लोग तो याद कर लेंगे 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्वेश्चन दे देगा 900 मीटर पर मिनट।
तो वहां पे मीटर पर मिनट देगा तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके कर लीजिएगा, या मीटर पर सेकंड को मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सेम ये क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के दिया जा सकता है, जैसे मिनिमम एयर वेलोसिटी हम लोग मीटर पर मिनट में पढ़े और एग्जाम में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मीटर पर मिनट से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूर आता होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें दिया गया है, इन केस ऑफ ब्लास्टिंग इन फायर एरियाज चार्जिंग एंड फायरिंग ऑफ होल्स इन एनी वन राउंड शैल बी कंप्लीटेड लास्टेड लास्टेड विद इन। तो फायर एरिया में ब्लास्टिंग के समय किसी एक राउंड के होल की चार्जिंग और फायरिंग मैक्सिमम कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए। फायरी एरिया में जब हम लोग ब्लास्टिंग का तैयारी करेंगे तो चार्जिंग और फायरिंग कितने समय के अंतर में कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए 1 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी में दिया 1 से 2 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी में दिया है 2 से 3 घंटे के अंदर, और ऑप्शन डी में दिया है 0 से 2 घंटे के अंदर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 से 2 घंटे, यानी 2 घंटे के अंदर हम लोग को चार्जिंग फायरिंग करके कंप्लीट कर लेना है फायरी एरिया में अगर हम लोग ब्लास्टिंग करेंगे तो। ये क्वेश्चन हमारा जो है ना रेगुलेशन नंबर 202 से रिलेटेड है, जिसमें दिया है ब्लास्टिंग इन फायरी एरियाज इन ओपन कास्ट माइनिंग, और उससे रिलेटेड एक सर्कुलर निकाला हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि हम लोग उस सर्कुलर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है कि फायरी एरिया में ब्लास्टिंग करते समय हम लोग क्या ध्यान रखेंगे। तो हम लोग होल का टेम्परेचर मेजर करेंगे, होल का टेम्परेचर मेजर करेंगे। अगर होल का टेम्परेचर 80 डिग्री से ज्यादा है तो उस होल में कभी भी हम लोग बारूद को चार्ज नहीं करेंगे, एक्सप्लोसिव नहीं डालेंगे। तो उसको क्या करना होगा चार्ज करने के लिए, तो उसको पानी से भर के रख देंगे, होल को ठंडा होने देंगे। अगर पानी नहीं ठहर रहा है, अगर क्रैक है होल में, तो बेंटोनॉइट का यूज करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फायरी एरिया में जो होल में अगर क्रैक्स रहता है तो क्रैक्स को फिल करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बेंटोनाइट क्रैक को सील करने के लिए यूज किया जाता है। और हॉटेस्ट जो होल होगा, जो होल सबसे ज्यादा गर्म होगा उसको सबसे लास्ट में चार्ज करेंगे। और चार्जिंग टाइम के समय हम लोग सीओ को मॉनिटरिंग करेंगे, सीओ मॉनिटरिंग किया जाएगा चार्जिंग के समय। और अगर सीओ मॉनिटरिंग 50% से ज्यादा मिल रहा है तो हम लोग चार्जिंग को रोक देंगे और उस स्थान को खाली कर देंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि इंटरवर्डन मींस, इंटरवर्डन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए में बोला है कोल सिम, ऑप्शन बी में ओवरबर्डन, ऑप्शन सी स्ट्रेटा बिटवीन कोल सिम, कोल सिम, टू कोल सिम होना चाहिए, स्ट्रेटा बिटवीन टू कोल सिम, और उसके बाद सेल बैंड। तो ओवरबर्डन तो हम लोग सुने हैं, इंटरबर्डन, ओवरबर्डन क्या होता है, कोल सिम के ऊपर में, ये अगर कोल सिम है और इसके ऊपर में अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, पत्थर वगैरह है, इसके ऊपर का जो पत्थर वगैरह है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरबर्डन। कोल सिम के ऊपर का पत्थर वगैरह जो रहता है उसको बोलते हैं ओवरबर्डन, ओवरबर्डन। और इंटरबर्डन क्या है, इंटरबर्डन देखिए, इंटरबर्डन मान लेते हैं कि ये मेरा 2 कोल सिम है, ये 2 कोल सिम है, ग्रीन लाइन से यहाँ पे दिखाए हैं 2 कोल सिम, और 2 कोल सिम के बीच में जो हम लोग का वेस्ट मटेरियल रहता है, 2 कोल सिम के वेस्ट बीच का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरबर्डन, इंटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि स्ट्रेटा बिटवीन 2 कोल सिम, 2 कोल सिम के बीच का जो स्ट्रेटा होता है उसी को हम लोग इंटरबर्डन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सर्वे इंस्ट्रूमेंट, इसमें से बताना कि कौन सा सर्वे इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, रडार और 3D स्कैनर। तो टोटल स्टेशन तो आप लोग सुने होंगे, थियोडोलाइट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट किया जाता है। साथ ही टोटल स्टेशन जो है वो इसका एडवांस वर्जन है। 3D स्कैनर का भी यूज सर्वेइंग में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रडार। रडार का यूज सर्वेइंग में नहीं किया जाता है, वस्तुओं को पता लगाने के लिए रडार सिस्टम वगैरह का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन इज प्रोवाइडेड टू वर्क पर्सन when he is likely to work at any place having an inclination more than, जब किसी व्यक्ति को ऐसी जगह काम करना हो जहां इंक्लिनेशन कितना से ज्यादा होगा कि वहां सेफ्टी बेल्ट या लाइफ लाइन दी जाएगी। तो ऑप्शन ए है 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी है 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी है 15 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन डी है 25 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री से ज्यादा ढलान है, वहां पे कोई व्यक्ति तब तक काम कर नहीं करेगा जब तक उसको लाइफ लाइन या गाइडलाइन नहीं दिया जाता, या सेफ्टी बेल्ट वो नहीं यूज कर रहा हो, पहना हो।
ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 127 से रिलेटेड है, जिसमें लिखा हुआ है, उस रेगुलेशन का नाम है स्टिफ वर्किंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इक्विपमेंट इज मोस्ट सूटेड फॉर साइड कास्टिंग इन ओपन कास्ट। ओपन कास्ट में साइड कास्टिंग करने के लिए किस इक्विपमेंट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो एक्सकेवेटर, ए ऑप्शन ए में एक्सकेवेटर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक सॉवेल, ऑप्शन सी है रॉक सॉवेल, ऑप्शन डी है ड्रैग लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन का यूज साइड कास्टिंग में बहुत सुटेबल है, साइड कास्टिंग के लिए। साइड को एक ओवरबर्डन को एक जगह से दूसरे जगह वहीं पे बैच में रख के ही वो मूव कर सकता है डिकोल्ड एरिया में। तो साइड कास्टिंग में ड्रैगलाइन जो होता है साइड कास्टिंग के लिए बहुत सुटेबल होता है। इस क्वेश्चन में आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि ड्रैगलाइन के लिए जो ट्रेलिंग केबल का जो लेंथ होता है, मैक्सिमम लेंथ वो 600 मीटर यूज होता है। और बकेट व्हील एक्सकेवेटर जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा 1000 मीटर का ट्रेनिंग केबल का यूज किया जाता है। और सॉवेल के लिए 300 मीटर, सॉवेल के लिए 300 मीटर के ट्रेलिंग केबल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सॉवेल के लिए। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार ट्रेलिंग केबल से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फ्री स्प्लिटिंग इज अ टेक्निक ऑफ। फ्री स्प्लिटिंग किसकी टेक्निक है? तो प्रोडक्शन ब्लास्टिंग की, ऑप्शन बी कंट्रोल ब्लास्टिंग की, ऑप्शन सी अंडर वाटर ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी क्राटर ब्लास्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्रोल ब्लास्टिंग। कंट्रोल ब्लास्टिंग का एक टेक्निक है फ्री स्प्लिटिंग, जैसे डैक चार्जिंग वगैरह है उसी तरह से फ्री स्प्लिटिंग भी कंट्रोल ब्लास्टिंग का ही एक टेक्निक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग इज बेस्ट डन बाय। एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग जो होता है वो सबसे अच्छा किसके द्वारा किया जाता है? एक्सप्लोरेशन माने किसी चीज का सर्च करना। जब हम लोग मिनरल का सर्च वगैरह का काम करते हैं तो उसको हम लोग सर्च करने का काम करते हैं, और उस समय जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसको एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग बोलते हैं। तो ये कौन से ड्रिलिंग के द्वारा अच्छा से किया जा सकता है, आसानी से, बेस्ट, अच्छा होता है, सबसे अच्छा? तो ऑप्शन ए है डायमंड ड्रिलिंग, ऑप्शन बी है चूर्न ड्रिलिंग, ऑप्शन सी है परक्यूशन ड्रिलिंग, और ऑप्शन डी है डीटीएच डाउन द होल ड्रिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डायमंड ड्रिलिंग। डायमंड ड्रिलिंग ही एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग का सबसे बेस्ट टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है कि ए सरफेस माइनिंग सिस्टम विल बी टर्न एज कंटिन्यूअस सरफेस माइनिंग सिस्टम इफ। सरफेस माइनिंग सिस्टम को कंटिन्यूअस सरफेस माइनिंग सिस्टम कब कहा जाएगा? कब हम लोग सरफेस माइनिंग सिस्टम को कंटिन्यूअस कहेंगे? ऑप्शन ए एक्सकेवेशन एंड लोडिंग इज कंटिन्यूअस, जब एक्सकेवेशन और लोडिंग लगातार हो रहा है तब। या ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन इज कंटिन्यूअस, जब ट्रांसपोर्टेशन लगातार हो रहा है तब। या ऑप्शन सी स्टेकिंग डंपिंग इज कंटिन्यूअस, जब स्टेकिंग और डंपिंग लगातार हो रहा है तब। या ऑप्शन डी एक्सकेवेशन लोडिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन आर कंटिन्यूअस, जब एक्सकेवेशन लोडिंग तो कंटिन्यूअस है लेकिन ट्रांसपोर्टेशन भी कंटिन्यूअस है तब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, जब एक्सकेवेशन लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन तीनों कंटिन्यूअस रहता, लगातार रहता है, तभी उसको हम लोग कंटिन्यूअस सरफेस माइनिंग सिस्टम मानते हैं या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा इन डिटोनेटर डिले टाइमिंग इज प्रोग्राम थ्रू सॉफ्टवेयर आफ्टर पुटिंग देम इन होल्स। इसमें से कौन डिटोनेटर में जो है हॉल में डालने के बाद उस डिटोनेटर के बाद डिले टाइमिंग को प्रोग्राम किया जाता? तो ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रिक लॉन्ग डिले डेटोनेटर, ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रिक शॉर्ट डिले डेटोनेटर, ऑप्शन सी में नॉन इलेक्ट्रिक डिले डेटोनेटर, और ऑप्शन डी में है इलेक्ट्रॉनिक डिले डेटोनेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डिले डेटोनेटर। को हम लोग जब हॉल में डाल देते हैं उसके बाद उसका डिले टाइमिंग सेट करते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो डिले डेटोनेटर के बारे में हम लोग को जानना है। तो डिले डेटोनेटर जो होता है वो दो टाइप का आता है, एक मिली सेकंड डिले डेटोनेटर, एक लॉन्ग डिले डेटोनेटर। मिली सेकंड डिले डेटोनेटर में क्या होता है कि उसमें जो टाइम इंटरवल 25 मिली सेकंड का जनरली रहता है, जिसका सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज होता है। और लॉन्ग डिले डेटोनेटर जो 300 मिली सेकंड का आता है, उसका स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग के समय उसका यूज किया जाता है। और ये जो मिली सेकंड डिले डेटोनेटर है ये कैरिक कंपनी का आता है, ओरिका का आता है, जीओसीएल का आता है, जो 0 से 6 नंबर तक या 0 से 10 नंबर तक भी मिलता है। कैरिक का जो डेटोनेटर होता है वो 0 से 6 मार्किंग तक होता है, और प्रत्येक नंबर में 25 मिली सेकंड का डिफरेंस होता है। ठीक, यानी 0 से 6 नंबर के डेटोनेटर के बीच में 150 मिली सेकंड का अंतर हो जाएगा अगर आप 25 मिली सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इन मैनुअल ओपन कास्ट माइंस, मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में विद इन व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द
एज ऑफ एक्सकेवेशन नो ट्रीज लूज स्टोन एंड डेब्रिस शैल बी अलाउड टू रिमेन। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में एक्सकेवेशन के एज से कितने डिस्टेंस के अंदर ट्रीज लूज स्टोन या डेब्रिस नहीं रहने दिया जाएगा? तो ऑप्शन ए है 4.5 मीटर, एज से 4.5 मीटर के अंदर। ऑप्शन बी है 5 मीटर, ऑप्शन सी है 3 मीटर, ऑप्शन डी है 6 मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है रेगुलेशन नंबर 108 से रिलेटेड है। इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये 105 से रिलेटेड होना चाहिए, मैनुअल ओपन कास्ट। तो मैनुअल ओपन कास्ट में जो ओपन कास्ट का जो एज होता है उसके 3 मीटर के अंदर में भी कोई पेड़ पौधा लूज मटेरियल वगैरह नहीं रहना चाहिए। तो उसमें और चीज क्या दिया है 105 में मैनुअल ओपन कास्ट में? उसमें दिया है मेजरमेंट पिलर। तो मेजरमेंट पिलर का डायमेंशन दिया है। मेजरमेंट पिलर क्या होता है? जब हम लोग कभी आप लोग देखे होंगे तालाब वगैरह में जब मिट्टी का कटाई होता है तो एक पिलर टाइप का छोड़ देता है जिससे पता चलता है कि वो कितना डेप्थ तक काट के गया। तो मैनुअल ओपन कास्ट में भी उस तरह एक मेजरमेंट पिलर छोड़ा जाता है। ठीक। तो उस पिलर का जो हाइट होगा ना वो कभी भी 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब हाइट 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर से ज्यादा हो जाएगा उस समय उस जो पिलर का मेजरमेंट पिलर का जो बेस का डाया होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट पिलर कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक। इसका जो हाइट बोले ये कभी भी 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। ठीक। और इसका जो डाया होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा। कब? जब इसका हाइट 1.25 मीटर से बढ़ जाए। तो अगर मान लेते फिर इसके नीचे अगर हम लोग को माइनिंग करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? तो ऊपर से फिर इसको धसा दिया जाता है, उसको ऊपर से इसको धसा दिया जाता है क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा मेजरमेंट प्लेन तो हो सकता है कि नीचे में कोई काम कर रहा है ये पानी बरसात के कारण धस जाए गिर जाए तो इससे इंसिडेंट हो सकता है। उसमें और चीज दिया हुआ है कि बेंच हाइट दिया हुआ है कि मैनुअल ओपन कास्ट में बेंच हाइट कितना होना चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसमें 3 कंडीशन है, एक लूज मटेरियल, एक कोल और दूसरा है हार्ड रॉक। तो लूज मटेरियल के कंडीशन में जो बेंच हाइट है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोल के कंडीशन में बेंच हाइट जो है कोल बेंच हाइट है कोयला का अगर बेंच हाइट है तो 3 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। और हार्ड रॉक के कंडीशन में 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। और जितना भी बेंच है सबका इंक्लाइनेशन हॉरिजेंटल से 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ठीक। क्योंकि बेंच का हाइट जितना ज्यादा होगा बेंच फेलियर होने का चांस होता है, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हाइट को लिमिटेड किया गया है। इसीलिए हाइट में बोला उतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम हाइट रहेगा उतना सेफ। उसके बाद इसमें जो बेंच का जो विड्थ होगा ये तीनों में जैसे बोलेंगे लूज मटेरियल का बेंच है तो उसका विड्थ कितना होगा? तो लूज मटेरियल का बेंच का विड्थ 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लेते हैं उसमें 1.2 मीटर उसका हाइट है। हाइट तो उसका विड्थ भी 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, मतलब हाइट से वो ज्यादा नहीं होगा। हाइट से कभी भी वह कम नहीं होगा, सॉरी, हाइट से कभी भी वो कम नहीं होगा। क्योंकि विड्थ विड्थ जो है बेंच का जो विड्थ होता है वो जितना ज्यादा होगा वो उतना अच्छा होता है। तो बेंच का विड्थ कभी भी हाइट से कम नहीं होगा, हाइट से ज्यादा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर मैनुअल ओपन कास्ट में आ गया है। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग इन एन एक्सकेवेशन इन एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड हाइट ऑफ बेंच शैल नॉट बी। हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड का बात किया गया तो उसमें कितना होगा बेंच का हाइट? अभी हम लोग रिवीजन कर रहे थे। ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 4.5 मीटर, ऑप्शन सी 7.5 मीटर, ऑप्शन डी 6 मीटर। तो हार्ड मटेरियल में यानी हार्ड रॉक में बेंच का हाइट 6 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। और चौड़ाई क्या होगा? 6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, हाइट से कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि ए डीप फॉल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। डीप फॉल्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है, जियोलॉजी का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए है नॉर्मल फॉल्ट, ऑप्शन बी है टफ फॉल्ट, ऑप्शन सी है स्टेप फॉल्ट, ऑप्शन डी है ट्रेवर्स फॉल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रेवर्स फॉल्ट। यानी डीप फॉल्ट को ट्रेवर्स फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है कि from a public road the toe of the spoil bank shall not be extended to any point within। कितना मीटर जो पब्लिक रोड से स्पॉइल बैंक का जो टो होता है, किनारा होता है, जैसे ये स्पॉइल बैंक हो गया ढेर, ये हो गया डंप, हो गया डंप का जो ये किनारा जहां तक जाता है एक्सटर्नल, इसी को हम लोग बोलते हैं टो। तो ये टो पब्लिक रोडवे से कितना मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 30 मीटर, ऑप्शन बी में है 45 मीटर, ऑप्शन सी में है 100 मीटर, ऑप्शन डी में है 300 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 मीटर। और ये क्वेश्चन रेगुलेशन नंबर 108 से ये रिलेटेड है जिसमें लिखा है स्पॉइल बैंक एंड डम।
तो देखिए इसमें और क्या क्या चीज दिया है रेगुलेशन नंबर 108 में कि स्लोप ऑफ स्पॉयल बैंक। तो स्लोप ऑफ स्पॉयल बैंक जो है, ओवरबर्डन डंप का स्लोप, वो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी भी हाल में अधिक नहीं होगा। और ये डिसाइड किससे किया जाता है? तो ये डिसाइड किया जाता है उसका नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज, ठहराव के कोण से किया जाता है। कितना इंक्लानेशन रखने पर मटेरियल का जो एंगल ऑफ रिपोज होता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। तो कौन से मटेरियल कितना एंगल तक स्लाइड नहीं करेगा, तो उस पर ये डिसाइड किया जाता है, लेकिन कभी भी 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होगा। ये जो हम लोग डम बनाते हैं उसका हाइट कितना होना चाहिए? तो डम बनाएंगे उसका हाइट 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट 30 मीटर। और अगर हाइट को 30 मीटर से ज्यादा करना है तो उस कंडीशन में हम लोग बेंच वाइज डम बनाएंगे इस तरह से। पहले एक डम बना देंगे, उसके बाद फिर इसके ऊपर में डम बनाएंगे, फिर इसके ऊपर में डम बनाएंगे, टेलीस्कोपिक बेंच जिसको हम लोग बोलते हैं, टेलीस्कोप की तरह टेलीस्कोपिक बेंच बनाएंगे। ठीक। तो इसमें जो इसका ओवरऑल इंक्लानेशन होगा वो कितना से ज्यादा नहीं होगा? 1/1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होगा इसका ओवरऑल। ये दिया है ग्रेडियंट में 1/1.5 मीटर, और ये दिया है डिग्री में, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि मिनिमम विड्थ ऑफ होल रोड इन एन ओपन कास्ट माइंस डिप्लॉइंग 4 मीटर वाइड डंपर शुड बी इन टू वे ट्रैफिक। होल रोड का विड्थ कितना होगा अगर उसमें सबसे वाइडेस्ट डंपर का चौड़ाई 4 मीटर है, और वो किस तरह का ट्रैफिक यूज होता है? टू वे, मतलब एक हॉल रोड है। हॉल रोड है तो इसमें गाड़ी आना आएगा भी, और इसमें ये गाड़ी जाएगा भी, यानी एचईएमएम दोनों डायरेक्शन से चल रहा है, ये टू वे ट्रैफिक हो गया। एक साइड से जाएगा, दूसरे साइड से आएगा। तो इसमें कितना है, इसका हॉल रोड का विड्थ कितना होना चाहिए? अगर डंपर, इसमें चलने वाली डंपर का विड्थ दिया है, मैक्सिमम विड्थ है 4 मीटर। तो इसमें ऑप्शन है 8 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 14 मीटर, और ऑप्शन डी में है 17 मीटर। तो इसमें क्या था? इसमें कंडीशन था कि 3W+5, टू वे के कंडीशन में क्या होता है, जो डंपर का विथ होता है उसका 3 गुना प्लस 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो 3 गुना हो गया, तो 3×4 = 12 प्लस 5, तो 12 + 5 यानी 17 मीटर। तो 17 मीटर से कम नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 101 में, रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर में। आप कमेंट में बताइएगा आप लोग कि वन वे के कंडीशन में कितना होगा वेट। अगर वन वे रहता तो इसका वेट कितना होता? वन वे ट्रैफिक रहता तो। In open cast mines, who shall ensure that there is no overcrowding of man and machinery at the working phases? ओपन कास्ट माइंस में ये कौन इस इंश्योर करेगा कि वर्किंग फेसेस पे मैन और मशीनरी का गैदरिंग नहीं होगा, भीड़ नहीं होगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए ओवरमैन, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी मैकेनिकल सुपरवाइजर। अगर सीएमआर 2026 लागू होगा तो ओवरमैन को माइनिंग सुपरवाइजर बोला जाता है, और सरदार को असिस्टेंट माइनिंग सुपरवाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओवरमैन का ये ड्यूटी रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओपन कास्ट का फेस में मैन और मशीनरी का गैदरिंग नहीं होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रेगुलेशन नंबर 47 और 48 दोनों से रिलेटेड, दोनों आप पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। यानी ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें माइनिंग सरदार का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओपन कास्ट में क्या क्या देखना होता है? तो साइड ऑफ बेंचेस आर केप्ट ड्रेस, बेंच का साइड ड्रेस्ड होना चाहिए, मतलब बोल्डर वोल्डर लटका नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस आर नॉट इन डेंजर, स्टेबिलिटी बेंच का बना होना चाहिए, इस तरह से बेंच को कटिंग करना है या बनाना है। हॉल रोड आर केप्ट मेंटेन, हॉल रोड को हमेशा मेंटेन रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ ओवी भी जो है ना, वो भी डेंजर नहीं होना चाहिए, वो भी डम का स्टेबिलिटी भी बना होना चाहिए। देयर इज नो ओवर क्राउडिंग ऑफ मैन एंड मशीनरी फेस, फेस में मैन और मशीनरी का ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, ओपन कास्ट में ओवरमैन का ड्यूटी है। उसके अलावा है एडुकेट प्रिकॉशन आर टेकन बिफोर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग से पहले एडुकेट प्रिकॉशन लेना चाहिए। उसके फेस पे एडिक्वेट लाइट होना चाहिए, ये भी देखने का जिम्मेदारी ओवरमैन का है। मशीनरी एंड प्लांट्स आर ऑपरेटेड सेफ एंड सिक्योर, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार मशीनरी और प्लांट चले, ये भी देखने का जिम्मेदारी ओवरमैन का है। माइनिंग सदर का ओपन कास्ट में क्या काम है? ये चारों काम है। साइड ऑफ बेंचेस आर केप्ट ड्रेस, स्टेबिलिटी ऑफ बेंचेस आर नॉट इन डेंजर, हॉल रोड आर केप्ट मेंटेन, स्टेबिलिटी ऑफ ओबी डंप आर नॉट इन डेंजर। ये चारों काम माइनिंग सरदार का भी है, ड्यूटी भी है। उसके अलावा एक है कि डस्ट कंट्रोल मेजर आर इम्प्लीमेंट, डस्ट कंट्रोल मेजर को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये उत्तरदायी तो माइनिंग सरदार का है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाद बाकी ये चार काम जो है ये सिर्फ ओवरमैन करेगा, ये चारों काम आप याद रखेगा। और कौन चार, ये जो चार काम है ये दोनों कर सकता है, ओवरमैन भी करेगा और माइनिंग सरदार भी करेगा।
और एक काम सिर्फ माइनिंग सुधार करेगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ एनी माइंस नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, किसी माइंस की बाउंड्री से कितने डिस्टेंस के अंदर कोई वर्किंग नहीं की जानी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 75 मीटर, ऑप्शन बी है 45 मीटर, ऑप्शन सी है 100 मीटर, और ऑप्शन डी है 60 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 60 मीटर, यानी माइंस बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर कोई बाउंड नहीं किए जानी चाहिए, वर्किंग नहीं चलाया जाना चाहिए। वाई क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, वाइल रिमूविंग ओवरबर्डन द सॉइल शैल बी, ओवरबर्डन हटाते समय जो टॉप सॉइल है उसको क्या करना चाहिए, टॉप सॉइल को क्या करना चाहिए। तो टॉप सॉइल को क्या करना चाहिए, स्टेक सेपरेटली, अलग से स्टेक करना चाहिए, या डंप इन डिकोल्ड एरिया, डिकोल्ड एरिया में डंप कर देना चाहिए, स्प्रेड ऑन द टॉप ऑफ ओवर द ओवरबर्डन डंप, ओवरबर्डन के डंप के ऊपर स्प्रेड कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए, यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स, या बर्न बनाने में यूज करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेक सेपरेटली, अलग से टॉप सॉइल को जमा करके रखना चाहिए। जब हम लोग रिक्लेमेशन करेंगे, जब उसको वापस फिल कर देंगे, उस डिकोल्ड एरिया को फिल करके भर देंगे, तो फिर टॉप सॉइल को उसके ऊपर में बिछा देंगे और ऊपर से पेड़ पौधा लगा देंगे। ये नियम है, और ये हम लोग का रेगुलेशन नंबर 107 से रिलेटेड है, रिक्लेमेशन। टॉप सॉइल को हमेशा सेपरेटली अलग जगह में रखना चाहिए, लेकिन आजकल होता नहीं है उतना। क्वेश्चन नंबर 18 होगा ये, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या पूछा गया है कि डस्ट सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड बैलेंस shall be calibrated as per manufacturer instruction but not later than, डस्ट सैंपलिंग इंस्ट्रूमेंट और बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है तराजू, को मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन के अनुसार कैलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कब तक कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। इंस्ट्रक्शन के अनुसार तो कैलिब्रेट करेंगे, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो अपने से भी कैलिब्रेट करा लेना चाहिए, तो वो टाइम इंटरवल कितना है। तो ऑप्शन ए है 6 मंथ, ऑप्शन बी है 9 मंथ, ऑप्शन सी है 1 ईयर, और ऑप्शन डी है 15 मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 ईयर। 1 ईयर तक हम लोग वेट करेंगे, अगर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन देगा तो हम लोग कैलिब्रेट कराएंगे, नहीं तो 1 ईयर से पहले हम लोग करा लेंगे कैलिब्रेट। In an open cast mines where any road exists above surrounding area, a strong parapet wall embankment shall have width at the top, at the bottom not less than। इसमें पूछा गया कि ओपन कास्ट माइंस में जब रोड आसपास की जमीन से ऊंची हो तो पैरापिट वॉल या इम्बैंकमेंट हम लोग बनाते हैं, तो उस पैरापिट वॉल या इम्बैंकमेंट का बॉटम विथ कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन ए में दिया है 2.5 मीटर, ऑप्शन सी में 1 मीटर, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन बी में 1 मीटर, ऑप्शन सी में 2 मीटर, और ऑप्शन डी में 3 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2.5 मीटर से उसका जो बॉटम विड्थ होता है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में भी हम बताए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस किया गया। तो इसका टॉप विड्थ जो होता है वो 1 मीटर से कम नहीं होता है, नॉट लेस देन 1 मीटर, और इसका जो बॉटम विड्थ जो होता है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 2.5 मीटर। और हाइट जो होता है वो उसमें जो टायर का जो डाया होता है, लार्जेस्ट डंपर जो चलता है उस हॉल रोड में, उसका टायर के डाया से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन डाया ऑफ टायर। ये भी हॉल रोड से रिलेटेड है, रेगुलेशन नंबर 101, ट्रक रोड फॉर ट्रक्स एंड डंपर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ सरफेस माइनिंग इज असेस्ड फ्रॉम, सरफेस माइनिंग की जो ऑप्टिमम कॉस्ट होता है वो कैसे असेस की जाती है, कैसे प्राप्त किया जाता है, की जाती है। तो पहला ऑप्शन ए है मीन फ्रेगमेंटेड साइज से, एवरेज फ्रेगमेंटेड साइज लिया जाता है, या ओवर साइज बोल्डर से, या बैक ब्रेक से, या फ्लाई रॉक से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीन फ्रेगमेंटेड साइज से, एवरेज साइज जो होता है कोयला का उसी से हम लोग का ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ सरफेस माइनिंग का असेसमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कोड ऑफ प्रैक्टिस शैल बी फ्रेम्ड विथ ड्यू रिगार्ड टू द ऑफ, यानी कोड ऑफ प्रैक्टिस जो होता है वो किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऑप्शन ए टाइप ऑफ मशीनरी, ऑप्शन बी साइज ऑफ मशीनरी, ऑप्शन सी कैपेसिटी ऑफ मशीनरी, ऑप्शन डी ऑपरेशन इन यूज। तो किसी भी मशीनरी का जब हम लोग कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सब का ध्यान रखना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस, किसी भी मशीनरी से रिगार्डिंग अगर हम लोग कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। यानी वो मशीन किस प्रकार का है, उस मशीन का साइज कितना है, उस मशीन का कैपेसिटी कितना है, और ऑपरेशन इन यूज किस तरह से उसका यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है कि क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्टेड इन बल्क
at one time टू द ब्लास्टिंग साइट शैल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बिफोर। एक बार में बल्क एक्सप्लोसिव को जब ब्लास्टिंग साइट पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो चार्जिंग शुरू होने से कितने देर पहले नहीं ले जाना चाहिए, कितने देर पहले से नहीं ले जाना चाहिए। चार्जिंग शुरू होगा तो कितने देर के अंदर में ही ले जाना है, उससे पहले नहीं ले जाना है। तो ऑप्शन ए है 60 मिनट पहले, चार्जिंग शुरू होने के 60 मिनट पहले नहीं ले जाना है। ऑप्शन बी 45 मिनट पहले नहीं ले जाना है। ऑप्शन सी 30 मिनट पहले नहीं ले जाना है। ऑप्शन डी 90 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 90 मिनट। आधा घंटा से पहले नहीं ले जाना है, आधा घंटा के अंदर में ही चार्जिंग होने में, अब आधा घंटा के अंदर हो जाएगा, उससे पहले नहीं ले जाके रखना है। आधा घंटा के अंदर में चार्जिंग हो जाना चाहिए जब हम लोग एक्सप्लोसिव वैन पहुंच जाता है ओपन कास्ट के फेस में जहाँ पे ब्लास्टिंग की जानी है, चार्जिंग की जानी है। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंट्रोल ब्लास्टिंग। इसमें से कौन सा कंट्रोल ब्लास्टिंग का मेथड नहीं है? एयर डेकिंग, लाइन ड्रिलिंग, साइड कास्टिंग, डेक चार्जिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी साइड कास्टिंग। साइड कास्टिंग, ये साइड कास्टिंग जो होता है ना, जो बेंचेस होता है उसको काट के दूसरे साइड करने का प्रोसेस है, ओवरबर्डन वगैरह को हटाने का प्रोसेस है ये। ब्लास्टिंग का, कंट्रोल ब्लास्टिंग का प्रोसेस नहीं है। जबकि एयर टेकिंग, लाइन ड्रिलिंग, डेक चार्जिंग सब ये कंट्रोल ब्लास्टिंग का प्रोसेस है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच एक्सप्लोसिव इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेट होल्स। वेट होल्स के लिए जो है कौन सा एक्सप्लोसिव सबसे सुटेबल है? इसमें से जो सबसे सुटेबल एक्सप्लोसिव है वेट होल के लिए वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है एनफो, दूसरा ऑप्शन है स्लरी एक्सप्लोसिव, तीसरा ऑप्शन है गन पाउडर, तीसरा है ऑर्डिनरी ब्लैक पाउडर। ये दोनों एक एक ही जैसा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्लरी एक्सप्लोसिव। हम लोग का वेटेड एरिया के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है इन चारों में से। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में वो डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इसको शेयर भी कीजिए। और ज्ञानधारा एकेडमी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि 1 सितंबर से माइनिंग का जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोग कोई माइनिंग का फाउंडेशन बैच से जोड़ना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। या क्लासेस के रिगार्डिंग किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।